हेडिंग बोलो। अब ये बच्चा सब पूछ रहा था ना मेरे से सीटिंग फीस के बारे में, अब आ गया सीटिंग फीस। चलिए एक बात बताइए, सीटिंग फीस किसको मिलता है पहले ये बताओ। कोई भी डायरेक्टर, चाहे ईडी हो या एनईडी, अगर वो क्या अटेंड करेंगे, बोर्ड मीटिंग या कमिटी मीटिंग्स, चाहे बोर्ड मीटिंग चाहे कमिटी ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग। ऐसे टिक लगा लो जैसे टिक लगाता हूं मैं, देखो टिक लगाते लगाते कितना अच्छा आर्ट बना देता हूं, है ना। किसकी मीटिंग, बोर्ड मीटिंग या कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को अटेंड करने आप आएंगे, आपको क्या मिलेगा, अलग से क्या मिलेगा, सीटिंग फीस। अब सीटिंग फीस कितना होगा भाई, तो सुनिए, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा, पर याद रखना उसका एक मैक्सिमम लिमिट है, शैल नॉट एक्सीड 1 लाख पर डायरेक्टर पर मीटिंग, 1 लाख से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 लाख है, 1 लाख पर डायरेक्टर पर मीटिंग। जैसे सुनो, मान लो मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं, तो मैं बहुत सारी कंपनी का क्या बन सकता हूं, एनईडी, ईडी नहीं बन सकता मैं, क्योंकि मैं कंपनी सेक्रेटरी होल टाइम एम्प्लॉयमेंट हूं, मैं होल टाइम प्रैक्टिस हूं, तो मैं होल टाइम प्रैक्टिस करता हूं, तो मैं किसी कंपनी में नौकरी कैसे कर सकता हूं, पर मैं एनईडी तो बन ही सकता हूं। एनईडी बना, उसका गया बोर्ड मीटिंग अटेंड करने, तो एक बोर्ड मीटिंग अटेंड किया, 1 लाख रुपया मिल गया, मतलब 1 लाख रुपया मैक्सिमम है। कंपनी का मानो 10,000 दे, 20,000 दे, 15,000 दे, 18,000 दे, है ना। बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताइए आप, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जरूरी है सारे डायरेक्टर को एक जैसा दिया जाए, जैसे इंडिपेंडेंट को अलग, नॉन इंडिपेंडेंट को अलग, और ये अदर देन होल टाइम डायरेक्टर्स। एक बात याद रखना है, यहां से ईडी हटा ही दो। जानते हो क्यों ईडी हटा दो, क्योंकि ईडी को तो सैलरी मिलती है कंपनी में, तो उसको क्यों देंगे सीटिंग फीस, सीटिंग फीस किसको मिलना चाहिए, एनईडी को। तो अलग अलग बताइए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अलग, नॉन इंडिपेंडेंट मतलब, नॉन इंडिपेंडेंट मतलब वो एनईडी है पर इंडिपेंडेंट नहीं है। और जानते हो इंडिपेंडेंट कौन होता है, जो एनईडी होता है पर एनईडी के साथ साथ और भी क्वालिफिकेशन होती है उसमें। अब पढ़ाया था तुम लोग को, आईडी इज इक्वल टू एनईडी प्लस एडिशनल फिल्ट्रेशन, याद है, पढ़ाया था ना, 149 सबसेक्शन 6 है ना, 149 सबसेक्शन 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेफिनेशन देखो तो 149 सबसेक्शन 6 है ना। एग्जाम तो मुझे ही देना है ना, या तो मैं ही करूंगा, तुम लोग तो ढोल बजाना। पल्स है ना, ये भी पल्स, तो एक रेड वाला पल्स है, एक ग्रीन वाला पल्स है, तुम्हें कौन सा चाहिए, दो, एनी ऑफ द अबव, कैच कर लोगी, सीधा मुंह में कैच मत कर लेना डायरेक्ट, नहीं तो उसको फिर मिल नहीं पाएगा। अच्छा ये लोग कैच करती है, ऐसा लगता है मच्छर मार रही, क्रिकेट नहीं खेलती हो, अच्छा तभी तो, मतलब कैच करने के लिए बोला तो ऐसा लगा मच्छर मार दी, ऐसे कैच करते हैं, है ना। कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे, खेलते हैं। मैं बचपन में क्या, अभी भी घर जाता हूँ तो खेल ही लेता हूँ जबरदस्ती बच्चों से बैट बैट खींच के, है ना, क्योंकि ऐसे तो कोई खिलाता ही नहीं है मुझे। अब जानते हैं एक एज के बाद सब बोले नहीं 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 ये नहीं खेलेंगे, ये हम लोग के साथ नहीं खेलेंगे, करते हैं ना वो, है ना, तो मैं जबरदस्ती ले लेता हूँ बैट और खेल लेता हूँ, और खेल लेता हूँ, बदमाशी करता हूँ ना, फील्डिंग नहीं करता हूँ, इसलिए वो लोग मुझे नहीं खिलाते हैं। मैं बचपन में फास्टर बॉलर था, बहुत फास्ट फेंकता था, बहुत फास्ट फेंकता था, और कोई मुझे अगर सिक्सर मार दिया मेरे पे तो उसका मुंह कान तोड़ देता था मैं पूरा। फिर मैं बॉडी लाइन बॉलिंग करता था, और कभी कभी एक भी कोई 4 ओवर मार दिया तो 3-4 वाइड तो मेरा पक्का है। फास्टर बॉलर के साथ एक दिक्कत होता है, फास्टर बॉलर देखना बड़े गुस्से में रहता है हमेशा, है ना। ये तो बैटरी पूरा जमा कर रही है, नहीं है। चलिए, तो ये आप ये कह दो, सिटिंग फीस सिर्फ किसको मिलता है देखा जाए तो, एनईडी को, और एनईडी को कितना मिल सकता है, 1 लाख पर बोर्ड मीटिंग या पर कमिटी की मीटिंग, ऐसे लिखो ना, 1 लाख पर मीटिंग पर डायरेक्टर, मैक्सिमम है, क्या है मैक्सिमम। अच्छा बाकी अलग अलग डायरेक्टर के लिए अलग, इंडिपेंडेंट के लिए मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा होता होगा शायद, और एनईडी के लिए थोड़ा कम हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हेडिंग बोलो।
अच्छा एक बात बताइए, जो लिमिट मैंने बताया, सुनिए इधर देखो, अरे हाँ, अगर सेक्शन 1 में आते हो, अरे वो सब देखते रहा कीजिए, मुझे क्यों बोलना पड़ता है, इस समय एनर्जी खर्च हो जाता है मेरे बेकार में, डांटो हल्ला करो ये वो। चलो देखो सुनिए, प्रेस्क्राइब लिमिट तो दो जगह है। अगर तुम्हारा केस सेक्शन 1 वाला होता है, कौन वाला होता है, सेक्शन 1 वाला, तो ये हैविंग प्रॉफिट वाला है, तो ये 197 का लिमिट चलता है। सॉरी 197 है ना, 197 ही तो है, 198 तो नेट प्रॉफिट है, 197 का ही लिमिट है ना, वही 11 10 5 3 1, ये 197 से आया ना। और सेक्शन सेकेंड में फॉल कर जाओगे तो नॉट हैविंग प्रॉफिट वाला, तो शेड्यूल 5 लिमिट तो यही माना जाएगा। अभी तक हमने सेक्शन सेकेंड पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे अभी हम। शेड्यूल 5 वाला कहाँ पढ़ा अभी हमने, लेकिन अभी ये तो सबके लिए बोल रहा है, तो देखो ये कहीं लिखा होगा, मालूम चला कि आपने सैलरी ले लिया, इफ अ डायरेक्टर ड्रॉज और रिसीव्स, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, रेम्युनरेशन कितना ले लिया, इन एक्सेस ऑफ द लिमिट, जो भी लिमिट बताया गया उससे ज्यादा ले लिया। तो सुनिए जरा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, जो ज्यादा लिया वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा आपको, जो पैसा ज्यादा लिया वो क्या करना पड़ेगा, रिफंड। ज्यादा ले सकते हैं लेकिन अप्रूवल होना चाहिए ना, लेकिन आपने ज्यादा लिया विदाउट अप्रूवल, तो ये गलत किया ना। अभी देखा नहीं था, हम ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन ओआर एसआर 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 ऐसा था ना, एक बार ओआर 3 बार एसआर था कि 4 बार एसआर था, एक बार ओआर 4 बार एसआर, तो वो ओआर एसआर से पास होना चाहिए ना, लेकिन ओआर एसआर से पास हुआ नहीं है और फिर भी तुमने ज्यादा ले लिया। ये लोग करते हैं, खूब करते हैं ये लोग, उनको मालूम ही नहीं है, लिमिट ही नहीं मालूम है किसी को, इसलिए कंपनी सेक्रेटरी जरूरी होता है किसी भी कंपनी में कि वो लिमिट बताए, नहीं समझे। अब जिस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है उसके डायरेक्टर को थोड़ी लिमिट मालूम, उसको लगता है पूरा पैसा मेरा ही है क्या। तो सुनिए, तो आपको रिफंड करना पड़ेगा कितने दिन में, 2 साल, या अगर डायरेक्टर ने लेसर पीरियड बताया तो लेसर पीरियड, जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया 1 ही साल में वापस कर, तो 1 साल में, लेकिन कुछ नहीं बताया तो क्या मानोगे, 2 साल, 2 साल में आपको वापस करना पड़ेगा। और जब तक आप पैसा वापस नहीं करते, माना जाएगा जैसे वो पैसा आपने कंपनी के लिए इन ट्रस्ट रखा है, मतलब ट्रस्ट में, ट्रस्ट मतलब उस पैसे के लिए आप ट्रस्टी माने जाएंगे और कंपनी बेनिफिशियरी मानी जाएगी, मतलब माना जाएगा कंपनी के भले के लिए तुमने अपने पॉकेट में रखा हुआ है, हम जब मांगेंगे तुम्हें देना पड़ेगा। ये समझ में आया इंटरेस्ट का मतलब वो पैसा के लिए आप हो गए ट्रस्टी और कंपनी हो गई बेनिफिशियरी। चलिए आगे। अच्छा, कंपनी कभी भी वेव करेगी, मतलब छोड़ देगी, जैसे कि चलो कोई बात नहीं तुम मत रिफंड करो, ना 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 ना, हाँ ये सब आप नहीं कर सकते न, आप कोई भी वेव ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन एसआर अगर पास हो गया तो वेव ऑफ कर सकते हैं, या थोड़ा एक्सटेंशन देना है तो एक्सटेंशन दे सकता है। एसआर का मतलब तो मालिक ही है ना, अरे शेयर होल्डर मालिक है ना यार, अब मालिक बोल दिया तो चलो क्या करोगे, ठीक है। लेकिन ये एसआर कितने दिन में पास हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर 2 साल के अंदर पास नहीं हुआ तो 2 साल के बाद तो तुम पर केस हो जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं केस हो जाएगा कि तुमने रिफंड क्यों नहीं किया अभी तक। चलिए आगे, अब ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं अभी। अगर तुमने किसी से पैसा ले रखा है, मतलब कौन कौन थे वो, बैंक, पीएफआई, एनसीडी या अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो एसआर पास करने के लिए जो मीटिंग में जाओगे ना, उस मीटिंग में जाने से पहले इनसे अप्रूवल ले लो। क्या मतलब, इनको पैसा दिया नहीं है और शेयर होल्डर को छोड़ रहे, मतलब डायरेक्टर को छोड़ रहे हो, छोड़ना होना नहीं है, डायरेक्टर से लेके इनको दो, ज्यादा पैसा क्यों लिए वो, है कि नहीं, याद रहेगा। चलिए अब आगे हेडिंग बोलो। एक बार और पढ़ो। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब देना। आप जानते हैं जो कंपनी के मैनेजेरियल पर्सनल होते हैं, केएमपी सब, इन्हीं ये लोग ऑफिसर इन डिफॉल्ट में आते हैं, और कंपनी से जब भी डिफॉल्ट होता है इन्हीं लोग के ऊपर पेनल्टी लगती है, पनिशमेंट लगता है, यही होता है ना। अरे पूरे कंपनी लॉ में जब भी लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट विल होता है, सबसे पहले कौन पकड़ा जाता है, कंपनी के केएमपी। अब केएमपी बोल रहा हूं तो सभी आ गया ना उसमें, है ना, एमपी केएमपी यही पकड़े जाते हैं। तो बहुत बार कंपनी क्या करती है, इनके लिए एक इंश्योरेंस लेती है, उसका नाम बता देता हूं तुम लोग को, ऑफिसर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ऑफिसर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस, इसका भी इंश्योरेंस आ गया भारत में। अब ये क्या इंश्योरेंस है, सो सुनो, मतलब सब चीज का इंश्योरेंस है आजकल, बस दिल टूटने का इंश्योरेंस नहीं है।
है ना, कि अगर कि दिल टूटा तो कोई और जाके जोड़ दे, ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं है। बाकी सब इंश्योरेंस है, नहीं है। फायर इंश्योरेंस है, आग लग गया तो कंपनी देगी पैसा। मोटर इंश्योरेंस है, इवन तो आजकल आईफोन खरीदो तो वो खो जाए तो उसका भी इंश्योरेंस है, ऐसा होता है ना। टूट जाए उसका भी होता है इंश्योरेंस। तो हर चीज का इंश्योरेंस है, बस एक दिल टूटने का इंश्योरेंस नहीं है। ऐसा है कोई कंपनी लेके आई कि दिल टूट जाए तो हम आपके लिए दोस्त लाएंगे, उससे दिल जोड़ेंगे आपका? मेरी कंपनी है ये। अच्छा, मैं ये काम करता हूँ, दिल जुड़वाता हूँ। ऐसे एनकेजे इंश्योरेंस तो क्या ही मतलब। ऐसे तो एनकेजे में बहुत सारे बच्चे मुझे शादी का कार्ड तक भेज देते हैं बाद में। यहाँ से ओपीसी बनते हैं, फिर प्राइवेट कंपनी बनते हैं, फिर पब्लिक कंपनी बनते हैं, है ना। ओपीसी के रूप में आते हैं वो लोग, और यहाँ प्राइवेट कंपनी बन जाते हैं। फिर वो मुझे कार्ड भेजते हैं और धीरे धीरे पब्लिक कंपनी बन जाते हैं। नहीं समझ में आया इन लोग को? क्या समझ में आया बताओ? चलो, क्या आता वो अकेला है तो ओपीसी, यहाँ पे आके प्राइवेट कंपनी बन जाता कम से कम 2 मेंबर, और उसके बाद वो मुझे कार्ड भेजता है, क्या चीज का? मर्जर एंड अमालगमेशन का। और उसके बाद वो धीरे धीरे पब्लिक कंपनी बनने लगता है। 2 से भले 3, 4, 5, 6, 7, नहीं 8 बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो अरे मुझे पढ़ाते हुए कितने साल हो गए, कितने स्टूडेंट की, यहीं के स्टूडेंट होते हैं, और उन सब की आपस में शादी हो गई। वो मुझे बुलाते भी, मैं इस शर्म से नहीं जाता हूं कि टीचर का शादी हुआ नहीं। आप देखिएगा 2-4 साल के बाद मेरे स्टूडेंट आएंगे कि सर ये मेरा बच्चा है और इसको CSEET में करना है। हाँ देखिएगा, सच बोल रहा हूं। फिर मैं उस बच्चे से अगर पूछता कि पापा कौन है, तो सर आप ही के यहाँ पर है। मम्मी तो आप ही के यहाँ पर। तो ऐसा काफी हुआ है मेरे यहाँ, है ना। अब होने लगा, मैं देख रहा हूँ। जैसे बहुत बार मैं स्टेटस देखता हूँ तो देखते बहुत सारे बच्चों का देखता हूँ, और देखता हूँ 2 लोग साथ हैं, दोनों तो यहीं के स्टूडेंट हैं और दोनों की शादी हो गई है। चलिए सुनिए, लिख लिया ऑफिसर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस लिखा। चलिए, ऑफिसर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस, इसमें क्या होता है सो सुनो। अरे सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। अच्छी अच्छी कंपनी ये काम करती हैं। वो क्या करती हैं कि आपके जो कंपनी के जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट हैं, उनके लिए उन्होंने इंश्योरेंस ले लिया। अगर कंपनी में कोई डिफॉल्ट हुआ और इन पर जुर्माना लगा, तो जुर्माना फिर ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं देंगे, कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी। सॉरी, तो बहुत अच्छा है, तो हम डिफॉल्ट पर डिफॉल्ट करेंगे, पेनल्टी वो भर देगी, जेल थोड़ी हो जाएगी। अच्छा, ऐसा होगा कि कंपनी जा रही है जेल तो आप ही को जाना पड़ेगा ना। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये इंश्योरेंस लेने में कंपनी का एक खर्चा बनता है, जिसको बोलते हैं कंपनी हर साल क्या पे करती है? प्रीमियम। तो वो प्रीमियम अमाउंट क्या उन ऑफिसर्स जिनके लिए ये इंश्योरेंस लिया गया है, क्या वो उसका रेम्युनरेशन का पार्ट माना जाएगा, या ये अलग से फैसिलिटी होगा? देखो, अगर रेम्युनरेशन का पार्ट माना गया तो दुखद है ऑफिसर्स के लिए। वो तो लगेगा ऑफिसर को क्या मेरे पैसा से लिया है? नहीं। तो क्या ये अलग से फैसिलिटी होगा या अलग से होगा? कैसे पता चला तुम्हें अलग से होगा? हाँ, यहां लिखा ना, मतलब वो उसके रेम्युनरेशन का पार्ट माना नहीं जाएगा। इसका मतलब ये फैसिलिटी अलग से, मतलब रेम्युनरेशन अलग से मिलेगा और ये अलग से मिलेगा, ठीक। लेकिन एक केस में मान लिया जाएगा, बताओ कब मान लिया जाएगा? अगर वो गिल्टी हो गया तो गिल्टी हो गया तो उस केस में फिर जितना भी प्रीमियम पेड हुआ आज तक इंश्योरेंस में, सारा उसके रेम्युनरेशन में जोड़ लिया जाएगा, माना जाएगा कि इतना रेम्युनरेशन हमने उनको दे दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी फायदा ही है देखा जाए तो। एक बात है, ये प्रीमियम कितना होता है? 1000, और जब क्लेम करते हैं तो लाखों में आता है, नहीं आता है। मैंने मान लीजिए कंपनी सेक्रेटरी फंसा है, देखिए इसमें कंपनी सेक्रेटरी भी है, देखो कंपनी सेक्रेटरी पर लगा 25 करोड़ का जुर्माना, लेकिन कंपनी ने क्या लिया हुआ था? इंश्योरेंस। 25 करोड़ भरा इंश्योरेंस कंपनी ने, लेकिन इस इंश्योरेंस को लेने के लिए हर साल कंपनी ने 5-5 हजार रुपया क्या भरा था? प्रीमियम। और 4 ही साल हुआ था, तो 20,000 तो प्रीमियम गया था अभी तक।
अब 20,000 ले लिया जाएगा किससे, कंपनी सेक्रेटरी से, चाहे उसका रेमुनरेशन का पार्ट बोल दो या उससे ले लो, फिर भी 20,000 रुपया रेमुनरेशन का पार्ट बनाने के बावजूद भी 25 करोड़ का तो फायदा हो ही गया है। नहीं समझ में आया, आ गया। बाकी ये गवर्नमेंट कंपनी पर नहीं लगता है, गवर्नमेंट कंपनी पर इसलिए नहीं लगता है, गवर्नमेंट कंपनी के डायरेक्टर को छुएगा ही कौन। चलिए अब जल्दी बोलो अब कौन सा पढ़ रहे हैं हम, शेड्यूल 5 का कौन सा पार्ट, पार्ट 2। पार्ट 2 में सेक्शन 1 पढ़ चुके, कुछ नहीं बोला है, सीधा क्या बोला है, एज पर 197। तो 197 पढ़ा नहीं दिया। तो ये देखो ये कौन सी कंपनी है, जिस कंपनी के पास क्या है, और याद रखिएगा यहां पर बस अब ये है कि पहले यहां चलता था सिर्फ एमपी, लेकिन अब इसमें कौन जोड़ दिया है, एनईडी आईडी भी जोड़ दिया, मतलब ये सबके लिए अब ऑल डायरेक्टर्स, वेदर एमपी और एनईडी। एनईडी में ये कौन आता है, आईडी, क्योंकि हर आईडी एनईडी तो होता ही है। कोई दिक्कत, तो सेक्शन 1 तो नहीं पढ़ने की जरूरत है, पढ़ चुके ना यार, ये 197 था। 197 का मतलब यहां लिख लो 11%, 10%, 5%, 3%, 1%, ये सब है। ठीक है, एसआर पास कर लो तो इससे आगे भी चले जाओ, यहाँ पे ओआर, अब बाकी हर जगह क्या पास कर लो, एसआर, तो लिमिट एक्सीड भी कर जाओ, यही है ना। चलिए अब देखो मेन ये है सेक्शन नंबर 2, इसको देखो इधर सब। अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट है तो क्या है, इनएडिक्वेट है, और ये छोड़ दीजिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल काट दो, अब नहीं है ना सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। तो अब मुझे बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो। अगर प्रॉफिट ही नहीं है इस बार, तुमने समझा नहीं, उसमें क्या लिखा था 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है नहीं तो 11% की हवा का निकालूंगा, बताओ। तो क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, अब नहीं चलेगा 11-10 वाला नहीं चलेगा, अब ये चलेगा, ये अब ये अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसमें भी तुम पहले ये काट दो, ये हटा दीजिए, क्या वर्ड आ जाएगा, इट मे पे रेम्यूनरेशन टू द एमडी। एमडी के साथ मैनेजर पर्सन के साथ कौन कौन आ गया, अब आईडी भी और एनईडी भी, जो हम बता रहे हैं। अब ये शेड्यूल 5 में बता रहा हूं, ठीक है। बताया था ना कि सेक्शन 2 क्या बोलता है, शेड्यूल 5 के हिसाब से, किसके हिसाब से, शेड्यूल 197 नहीं चलेगा यहाँ, क्या नहीं चलेगा, 190, क्योंकि 197 के अंदर जो लिमिट दिया है वो लिमिट तो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज है, और यहां तो प्रॉफिट है ही नहीं, है ना। चलिए ध्यान से सुनो, अब ये अच्छे से समझ लेना एक बार में, ये लो यहां से समझना है तुम्हें। देखो ए ये हो गया, बी ये हो गया, ए और बी का जो हायर होगा वहां तक आप दे सकते हैं, वहां से ज्यादा नहीं, ऐसे टिक लगा लो तो। मतलब ए में एक फॉर्मूला है और बी में एक फॉर्मूला है, दोनों से रेम्यूनरेशन निकलेगा, दोनों से क्या निकलेगा, रेम्यूनरेशन निकलेगा, वो उसमें से जो हायर होगा वहां तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा दे नहीं सकते, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताओ, है ना। तो चलिए पहले ए पढ़ ले। चलो ए में तुम्हारा रेम्यूनरेशन जानते हो किससे जोड़ दिया है, क्योंकि नेट प्रॉफिट से तो जोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो है नहीं, तो किससे जोड़ दिया है, कैपिटल। अच्छा ये नॉर्मल कैपिटल नहीं, इफेक्टिव कैपिटल, इसको भी निकालने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव कैपिटल से यहां मैच कराएगा। देखो इधर देखो, इसमें पहले यहां देख लीजिए, इफेक्टिव कैपिटल नंबर 1, दूसरा ईयरली रेम्यूनरेशन, बात समझ में आ गया। ये है तुम्हारा एमपी के लिए, यहां लिख दो एमपी, और ये है तुम्हारा एनईडी या आईडी, नहीं लिखा हुआ है देखो, इन केस ऑफ अदर डायरेक्टर। एनईडी आईडी को तो कम ही देंगे ना, है ना। तो आप अगर और लिखना चाहो तो लिख लो, ये ईडी के लिए है और ये एनईडी के लिए, समझ में आ गया। क्योंकि एमपी जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं एग्जैक्टली, वो ईडी होते हैं, क्या होते हैं, ईडी। लिख लिया ये सब। चलो अब देखते जाओ, अगर तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल क्या है, नेगेटिव है, मतलब माइनस में है, या लेस देन, मतलब सीधा बोलो ना 5 करोड़ तक है, चाहे नेगेटिव, नेगेटिव मतलब 0 से भी कम, माइनस या 5, तो 5 करोड़ तक का मतलब 1 रुपया कम, 5 करोड़ से 1 रुपया कम, तो तुम 60 लाख दे सकते हो यार, नहीं ईयरली रेम्यूनरेशन है, तो 60 लाख का मतलब, अरे 60 लाख का मतलब 60 लाख तो है,
मैं ये बोल रहा हूँ एक मंथली कितना हो गया 5 लाख। और अगर ये एनईडी है तो 1 लाख पर मंथ हो गया। तो ईडी को दे दिया 5 गुना ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे। अगर आपका ये इफेक्टिव कैपिटल कितना है 5 करोड़ या उससे ज्यादा, लेकिन कहां तक 100 करोड़ तक, तो 84 लाख कितना हो गया 7 लाख हो गया 7 लाख। और ये 17 लाख तो 1.7 हो गया। नहीं 12 महीने में 17 लाख बांटो कितना हो गया 1.45 होगा। ठीक है, तो एनईडी के लिए कम है, ईडी के लिए ज्यादा। अच्छा, तुम्हारा अगर इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा, कहां तक 250 करोड़ से 1 रुपया कम, 250 करोड़ से 1 रुपया कम, तो कितना दे सकते हो 10 लाख पर मंथ हो गया। और ये 2 लाख पर मंथ। और अगर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो सुनो 120 लाख तो पक्का होगा, क्योंकि 250 करोड़ तक 120 था। 120 तो 250 करोड़ से जितना ऊपर गया, देखो उसका कितना परसेंट। अब मैं बताता हूं, सुनो इसका एग्जांपल देखो। मान लो 300 करोड़ है इफेक्टिव कैपिटल। अब बताओ, मान लीजिए इफ द इफेक्टिव कैपिटल इज 300 करोड़। अब तुम्हें ये बताना है कि शेड्यूल 5 के हिसाब से ईडी को कितना मिलेगा और एनईडी को कितना मिलेगा, बताओ। चलो ईडी में पहले ऐसे बांट लो, 250 करोड़ तक अलग, और 250 करोड़ से ओवर एंड अबव कितना है 50, प्लस 50 के लिए अलग। 250 करोड़ के लिए 120 लाख प्लस, बोलो जल्दी से, नहीं परसेंटेज बताओ क्या परसेंट लिखा है, 0.01% ऑफ, ऐसे होगा क्या निकलेगा ये 5 लाख। और ये कितना था 120 लाख, दोनों को जोड़ दो भाई, 125 लाख आ गया। 125 लाख इज द आंसर। ये समझ में आ गया कैसे कैसे किया मैंने। अच्छा एनईडी है तो बताओ कैसे कैसे होगा। नहीं इसमें भी वही होगा, पहले 250 करोड़ को अलग करो और प्लस 50 को अलग करो। 250 करोड़ वाला बताओ भाई पहले कितना है 24 लाख तो पक्का, उसके प्लस करो 0 पॉइंट क्या है 0.01 है 0.01% ऑफ 50 करोड़ कितना आ जाएगा ये 5 लाख। अभी दोनों को जोड़ दो 29 लाख, ये हो गया। समझ में आ गया कैसे निकला ये सब। जल्दी उतारो इसको। इसमें से कुछ बच्चे मुझे लगता है पिछली क्लास में नहीं थे, कल वाले क्लास में, तो वो लोग कैसे किया है 188 ये सब D2H पे किया था। ठीक है, 188 का तो मैंने स्टेटस पे भी लगाया, देखा है। और किसी ने अच्छा वीडियो नहीं भेजा मुझे, कोई अच्छा वीडियो था ही नहीं, छोटा सा था, आधा कटा हुआ था उसमें, पूरा 188 तो था ही नहीं किसी में। 188 का जो चार्ट मैंने पूरा बताया था, जैसे इसने जो मुझे भेजा, मुझे लगता है इसमें ये वो छोड़ रूल 15 वाला लिमिट नहीं है उसमें, हाँ लास्ट कटा हुआ वो मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए डालता हूँ, रिवीजन हो जाता है बच्चों का, खेल खेल में क्या हो जाता है रिवीजन। हाँ ये शुरुआत से, लेकिन लास्ट कटा हुआ है, किसी का शुरुआत नहीं है तो लास्ट है, तो ऐसे किसी बच्चे का रिवीजन कैसे होता, एडिट करके पूरा भी है। तुम लोग तो उसमें पढ़ते हो गूगल ड्राइव पे ना, वहीं से वीडियो बना के दे देना मुझे, क्योंकि मुझे एडिट करने सब आता नहीं, ज़्यादा टाइम लगाऊंगा दिमाग खराब हो जाता है। एडिट करके दे दोगे मैं सीधा स्टेटस पे लगा दूंगा। तुम लोग तो बहुत अच्छा एडिट कर लेते हो, मैं देखता नहीं हूँ तुम लोग को, अपना फोटो के में गाना डाल के लगाते हो तुम लोग।
हाँ लेकिन टाइम लग जाता है, मैं कुछ भी करता हूँ बहुत टाइम लगा। हाँ रील तो मैं बना दूंगा लेकिन हाँ फिर उसका वीडियो भी तो चाहिए। पूरा वीडियो बनेगा पर रील में वही है 1 मिनट तक। अब 1 मिनट में वो पूरा नहीं होता है। और रील का व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है लेकिन नॉर्मल वीडियो का व्यूअरशिप नहीं है। जैसे अगर तुम 2 मिनट का डाल दोगे तो बहुत कम देखते हैं, लेकिन वो रील बना के डाल दो तो बहुत हो जाता है। शॉर्ट्स और छोटा होता है, 60 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे करके होता है। इन लोगों को समझना चाहिए कि लॉ वाले लोग भी तो रील बनाएंगे, कम से कम 2 मिनट का टाइम देना चाहिए हम लोग के लिए। उसमें आना चाहिए CS कैटेगरी है तो 3 मिनट, मतलब 2 ही तरीके के लोग होंगे, या तो CS या नॉन CS, है ना। चलिए हो गया। एक बच्चे ने पूछा है कि सर एक बार और समझा दीजिए। अब एक बार और समझा दीजिए, बहुत आसान है। कैसा है बताओ? अगर तुम्हारा 250 करोड़ या उससे ज्यादा का क्या है इफेक्टिव कैपिटल, तो 250 करोड़ तक तो जो है सो है। 250 करोड़ के बाद जो भी कैपिटल बचेगा उसका कितना %? बस यही, और क्या है इसमें, कोई दिक्कत? चलिए ये तो तुम्हारा था A, अब आ रहा B। अच्छा लेकिन A में एक चीज और लिखा हुआ है, अगर SR पास कर लो ये सारी लिमिट डबल हो जाएगी। तो यार बताओ यार, SR पास करने पे जो 60 लाख है वो 120 हो जाएगा, 84 जो है वो पता नहीं क्या हो जाएगा, हाँ 120 240 हो जाएगा। मतलब एक SR, बताइए SR का कितना यार वो है, एक SR पास हुआ सीधा डबल। 21 दिन में पैसा, लेकिन यहां 1 दिन में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा अगर SR पास हो गया तो CS का बच्चा क्या बोलेगा? 21 दिन में पैसा डबल नहीं, एक SR से पैसा डबल, 1 घंटे में पैसा डबल, है कि नहीं है? हाँ देखा जाए तो यहाँ भी जनरल मीटिंग कराने में 21 दिन का नोटिस तो जाएगा ही, तो घुमा फिरा के वही हुआ, 21 दिन में पैसा जैसे आज तुमने सोचा कि पैसा डबल करना है तो नोटिस भेजेंगे, 21 दिन के बाद ही मीटिंग होगी, तो यहाँ भी देखा जाए तो हाँ यही हो गया, 21 दिन में पैसा डबल। तो अगर SR पास हो गया तो 21 दिन में पैसा डबल हो, है ना। चलिए अच्छा एक बात बताओ, ये एक चीज तुमने देखा, ये सारा ईयरली रेम्युनरेशन है, लेकिन अगर कोई 8 महीने रहा है तो कुछ नहीं, लिमिट को क्या कर दो, प्रोराटा। प्रोराटा समझ रहे हो क्या? प्रोपोर्शनल बेसिस कर दीजिए, इसमें क्या है, साल भर का इतना तो इतने दिन का कितना, बस इसमें कौन सी बड़ी बात। चलिए अब B पॉइंट देखो जरा ध्यान से सुनो। एक बात मैं बताऊं आपको, बोलने के लिए ये लोग बोलते हैं, देखिए इधर, अरे क्या बात करने लगता है ये लोग, बोलने के लिए ये लोग बोलते हैं कि A और B का हायर है, पर तुम B वाला केस देखोगे तो B वाला केस सबके लिए नहीं है। मतलब ये जिनके लिए है उनके लिए A और B विच एवर इज हायर हुआ, और जिनके लिए नहीं है उसके लिए तो सिर्फ A ही रहा। नहीं समझ में आया। अब तुम जरा B का ओपनिंग लाइन पढ़ो पहले, क्या B साफ सबके लिए है या कुछ लोगों के लिए है? नहीं पढ़ो पढ़ो पहले पढ़ो। अरे पढ़ लो भाई, बहुत जरूरी है ये, 2 लाइन बोलना पढ़ने के लिए, वो नहीं पढ़ रहा है। सुनिए, अगर इसका मतलब यह है कि कंपनी का जो हालत हुआ है ना कि नो प्रॉफिट या इनएडिक्वेट प्रॉफिट, उसमें B वाले का हाथ नहीं है बेचारे का, क्योंकि नया नया है। तुम्हें कैसे पता चला नया नया है? क्या 2 साल में? बस 2 साल, मतलब जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट हुआ ना एज अ मैनेजेरियल पर्सनल, उसके पीछे 2 साल में आप चले जाएंगे तो उसका कंपनी से कोई रिश्ता नहीं है, ना वो शेयर होल्डर था, ना एम्प्लॉय था, ना डायरेक्टर था। इसका मतलब ये जो नौबत कंपनी में आई है कि प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, उसमें इस बेचारे का कोई योगदान नहीं, चूंकि तो नया नया आया ही है। तो इसके लिए तो बोल दिया कि आप इसको कितना दे सकते हैं, 2.5% दे सकते हैं प्रॉफिट का। अब बोलोगे सर प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, तो प्रॉफिट कहां से? तो रेलेवेंट प्रॉफिट लिखा है तो आगे पीछे एडजस्ट करके प्रॉफिट निकालेगा। खासकर ये कौन सा केस होगा जब इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा,
कुछ तो प्रॉफिट हुआ ही होगा। मतलब इनको ज्यादा तंग नहीं किया जाता, तो इसका मतलब तुम सीधा समझो ना। हाँ आप सीधा समझिए ना, सुनो इधर देखो आप, ये अगर ऐसे लोग हैं तो ए और बी विच एवर इज हायर हुआ, लेकिन ऐसे लोग नहीं है तो उसके लिए तो सिर्फ ए है। ये पहले समझ में आया तुम लोग को? क्योंकि वो बोलते हैं ए और बी का हायर, पर बी जिन लोगों के लिए है उसमें बहुत कम लोग आएंगे। तो इसका मतलब जो लोग पिछले काफी दिनों से उस कंपनी में चल रहे हैं उसके लिए तो बी है ही नहीं, तो उनके लिए तो सिर्फ ए है। ये समझ में आया ना? चलिए फिर वही बात, यहां भी अगर आपने एसआर पास कर दिया बी में भी, तो 21 दिन में पैसा, मगर 21 दिन में मीटिंग हो जाएगा, और एसआर पास हो गया तो पैसा डबल, है ना? याद रहेगा। चलिए एक बात बताओ जरा, तुम मुझे बताओ, हम लोग शेड्यूल 5 कितने अच्छे से पढ़े हैं। शेड्यूल 5 इतना था, इतना में से ये पढ़ चुके थे, ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े, बस अभी ये तीनों है, ये तीनों है ना। इसमें भी ये दोनों आप देखिएगा ना, कुछ कुछ तो मैं यहीं से पढ़ा चुका हूं। ये एक और आ ही जा रहा है, कौन? सेक्शन 3 आ रहा है, देखो तो सेक्शन क्या आ गया? 3। जरा देखिए तो सेक्शन 3 में क्या है? विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, और ये बस इसमें सीधा समझिए कहीं लिखा हो स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस का मतलब बहुत कोई अलग सिचुएशन हुआ तो। चलिए अब लास्ट, बस ये खत्म हो गया, शेड्यूल 5 खत्म, ये खत्म, मतलब खत्म, रेम्यूनरेशन खत्म। बस एक नया रजिस्टर मुझे पढ़ाना बच गया था, वो मैं पढ़ाते रहा हूँ। इसमें भी कौन सा, ये चाइनीज में मैंने कुछ लिखा, देखो ये चाइनीज में मैंने गाली वाली लिखा, देखो तो इसको इनक्रिप्ट करो, इनक्रिप्ट करो। ये उन बच्चों के लिए जो नहीं पढ़ते हैं उसको गाली दिया मैंने यहाँ पे। अरे कुछ नहीं, बेकार है, टाइपिंग मिस्टेक, हटाओ। ये जाके एग्जाम में मत लिख देना तुम लोग ऐसे। अब देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक है, और मेरे मैनेजर को भी समझ में नहीं आया कि टाइपिंग मिस्टेक है, उसको लगा कि लगता है सर कुछ लिखे होंगे, कुछ छोड़ दिया। बताओ यार, उसको हटाना चाहिए था ना। ये एक पर एक दुनिया में। अब तुम लोग को देख के लगा होगा कि मेरे पर कितना प्रेशर होता है, सब कुछ मुझे ही करना होता है। पढ़ाई लिखाई के मामलों में कहा जाता है हमेशा, टीचर हमेशा क्यों बिजी दिखाई देते हैं? क्योंकि वो अपना काम डेलीगेट नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे बच्चे इसमें से ऐसे निकलते हैं, अभी तो चलो ठीक रहता है जब तक मेरे साथ पढ़ता है, जहां बैच खत्म हुआ उसके बाद 17 बार कॉल करेंगे, 17 बार मैसेज करेंगे, और जब मैं जवाब नहीं दूंगा तो उनको क्या लगता है मालूम है? घमंडी हैं, जवाब नहीं देते। वो ये नहीं समझते हैं कि जब वो मेरे बैच में पढ़ रहे थे तो मैं उन्हीं को पढ़ा रहा था, ऐसे किसी और को पढ़ा रहा हूँ। लोग सिर्फ अपना सोचते हैं। मैंने एक चीज देखा है, उनको लगता है मैंने 17 बार कॉल किया तो उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। आप ये नहीं समझते हैं कि जब तुम यहां पढ़ते थे तो तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं। अब तुम्हारा बैच खत्म हो गया तो जो नया बैच वाला है वो भी तो यही सोचता होगा कि सर दिन भर हमें पढ़ाएं, और मैं काम डेलीगेट, मैं नोट्स किसी और से बनवा नहीं सकता, चार्ट किसी और से बनवा नहीं सकता, पढ़ा किसी और से सकता नहीं, तो सारा काम जब मुझे करना होता तो मैं तो ऑटोमेटिकली बिजी हो जाऊंगा। तो ये लोग नहीं समझते हैं। लोगों को लगता है अच्छा इतने बड़े आदमी अंबानी से बड़े हो गए क्या? अरे अंबानी होता तो मैं फ्री रहता, क्योंकि मेरे नीचे बहुत लोग होते। अंबानी नहीं हूं इसलिए तो बिजी हूं, क्योंकि सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो प्लीज बुरा मत मानिए, और ऐसे लोगों को भी बोलिए जो लोग आपसे बात करते होंगे दोस्त की तरह, बोलते होंगे घमंडी आदमी है, फोन नहीं उठाता, तो उससे पूछ के देखिए कि कोर्स कंप्लीट करा दिया टाइम पर, हर कुछ अच्छे से पढ़ा दिया, ये काफी नहीं है तेरे लिए? अब तेरा जिंदगी भर फोन उठाते रहेंगे, इतना मैसेज करेगा, इतना फोन करेगा कि मैं क्या बताऊं। एकदम नहीं सोचता है। कल मेरी तबियत खराब थी, फिर भी एक बच्चा क्वेश्चन मार्क, सर बताया नहीं, सर बताया नहीं। अब मुझे गुस्सा आ गया, मैंने सोचा कुछ लिख दूंगा, फिर वही बात है गुस्से में किसी कुछ बोलना नहीं चाहिए। और पूछ क्या रहा है मालूम है? कल का शेड्यूल क्या है। अब आप बताइए शेड्यूल मैंने भेजा है कि नहीं भेजा? अरे 1 महीने का शेड्यूल दे दिया है मैंने। तब अब बताओ मैं उस गुस्से में लिख देता कि ऊपर देख, तो बुरा लग जाता ना उस समय, सर ने कैसे बोला, फिर मैं बोलता शुरू किसने किया। तो ये लोग समझते नहीं थोड़ा। मैंने देखा 2 तरह के बच्चे, नॉन कंप्लेनिंग होते हैं। नॉन कंप्लेनिंग मतलब अरे सर नहीं आंसर देना, मैं खुद ढूंढ लेता हूं, खुद देख लेता हूं, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, ऐसा नहीं कि सर ऐसे छोड़ दिए होंगे। देखते हैं व्हाट्सएप में क्या पता पहले उन्होंने कोई मैसेज भेजा हो। तो कुछ लोग नॉन कंप्लेनिंग हो, नॉन कंप्लेनिंग हमेशा सक्सेसफुल हो जाता, और कुछ लोग तो कंप्लेनिंग, सर ही बताएंगे चाहे 4 दिन क्यों ना लगे। तो ठीक है भाई 4 दिन बैठा रहा। अरे स्टाफ है, स्टाफ से पूछ लो, और भी तो स्टाफ रखा हुआ है मैंने। तो सबसे बात कीजिए, सब सारे स्टाफ से यूज कीजिए ना। मुझे छोड़ दो, मुझे पढ़ाने के लिए छोड़ दो प्लीज। अगर मुझे पढ़ाने के लिए छोड़ दोगे, अच्छे नोट्स बनाऊंगा, अच्छा चार्ट बनाऊंगा। और तुम ही से फोन पे बात करता रहूंगा तो चार्ट नहीं बनाऊंगा फिर। तो ये समझिए,
कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ में और बस कुछ से कुछ बोलने लगते हैं। घमंडी है, किस बात का घमंड करूंगा यार, घमंड करने के लायक कुछ है ही नहीं मेरे पास। चलिए आगे, हेडिंग बोलो। सुनिए, ये जो रजिस्टर बनेगा ये किनके लिए है? डायरेक्टर एंड केएमपी, डायरेक्टर एंड केएमपी, और इसमें उनका नाम भी लिखाएगा और क्या लिखाएगा? शेयर होल्डिंग भी। चलिए, सेक्शन 170 का कहना है कि हर कंपनी को अपने यहाँ एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें उसको डिटेल लिखना है। क्या लिखना है? डिटेल, ऑल ऑफ इट्स डायरेक्टर एंड ऑल ऑफ इट्स केएमपी, और सबसे इंपॉर्टेंट एंड देयर शेयर होल्डर। रजिस्टर कहाँ रहेगा? अच्छा, और सुनिए, ये लिखा ही हुआ है, रजिस्टर शैल इंक्लूड डिटेल ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय ईच ऑफ देम। उस कंपनी में उनकी कितनी होल्डिंग है, उस कंपनी के होल्डिंग में उनकी कितनी होल्डिंग है, उस कंपनी के सब्सिडरी में उनकी कितनी होल्डिंग है, उसके सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी। ये बताओ क्या होना है? ये सिस्टर कंसर्न है जी। आप ही की होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी आपके लिए क्या है? सिस्टर और एसोसिएट। मतलब सीधा बोलो, ग्रुप कंपनी में आपकी जितनी भी होल्डिंग है वो इसमें लिखी भी होगी। तो ये चैप्टर हो गया खत्म, है ना? चलिए, अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये बच्चा सब D2H वाला कर रहा है, सर ये क्या लिखा हुआ है? अरे ये कुछ नहीं है, काटो इसको। इन लोगों को लग रहा है इसमें कुछ लिखा होगा। मैंने क्या लिखा? चाइनीज पढ़ाऊंगा? इसको मैं हटा ही देता हूं यहां से। चलिए सुनिए, अब आगे क्या पढ़ना है हमें? क्या टाइम हो गया? अरे 1:16 हो गया। अरे आज बात बात में 10:30 में स्टार्ट हुए हैं हम, 10:30 स्टार्ट हुए और 1:16 पहुंच गया। क्या कितना टाइम ले लिया लगभग? 3 घंटे होने पर है ना? वही 3 घंटे लगभग हम कर गए। कितना? 3:45, 9:45, 8:45। हाँ मतलब 3 हो ही गया। 3 घंटे पढ़ लिया, आज पता नहीं चला। उसका कारण कल है। कल जो लंबी क्लास ले लिया ना हमने, और कल जो इतना भारी भारी सेक्शन पढ़ा, आज हमें सब इजी लगा। इसलिए लाइफ में कहते हैं कि कंफर्ट ज्यादा नहीं लेना चाहिए। चलिए अब सुनो, इसके बाद आज का जो शेड्यूल है बताओ।